Hello, Assalamu alaikum. My name is Zaria Mustafa and welcome back to my YouTube channel Learning with Learner. So this is going to be third lecture political science series in which we are going to cover third Western philosopher Niccolo Machiavelli. Before that, we have earlier studied Aristotle and Plato's political philosophy. So today we are going to cover Niccolo Machiavelli. So इसके बारे में सीएसएस में क्वेश्चन भी आ चुके हैं और एक प्रोमिनेंट एक अहम फिलोसोफर है और इनकी थ्योरी या इनकी जो बुक है द प्रिंस या उनके मैकियावेलियन थॉट जिसे कहते हैं या मैकियावेलिज्म कहते हैं, तो ये आज तक पॉलिटिशियन की तरफ से आज तक लीडर्स की तरफ से फॉलो की जाती है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने साइड में इधर आउटलाइन बना दी है क्योंकि हमसे कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। तो आउटलाइन के हिसाब से हम सबसे पहले आते हैं इनकी बायो पे। 1469 में इनकी बर्थ हुई थी और 1527 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, फादर जो थे इनके लॉयर थे, वकील थे। ऑब्वियसली अगर वकील थे तो एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते थे, तो इन्हें एक अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, इनकी अच्छी परवरिश हुई, इन्हें तालीम का माहौल मिला। अच्छा, उसके बाद 29 इयर्स की एज तक हमारे पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका कि उन्होंने क्या किया, लेकिन अनऑफिशियली ये कहा जाता है कि उन्होंने कोर्ट में एज एन हिस्टोरियन और वी कैन से रिकॉर्ड कीपर के तौर पर उन्होंने कोर्ट को ज्वाइन कर लिया और कोर्ट में वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे जो भी केसेस होते थे। ठीक है। अच्छा, 29 इयर्स की एज में उनकी ऑफिशियल पॉलिटिकल लाइफ शुरू होती है। अब क्या होता है कि उनकी 29 इयर्स की एज से पहले वहां पे गवर्नमेंट थी किसकी, मेडिसी फैमिली थी, मेडिसी खानदान था जिसकी गवर्नमेंट थी, जिसकी हुकूमत थी। कौन सा फॉर्म था, मोनार्की थी, रूलर थे, मोनार्क था। ठीक है, तो उनका हुकूमत चल रही थी। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ये 29 इयर्स की एज के हुए तो वहां पे क्या हुआ, रिवोल्यूशन आई है। क्या हुआ कि इस खानदान को, इस मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया, उनको अपने तख्त से हटाया गया और वहां पे कौन सी गवर्नमेंट आ गई, रिपब्लिकन जमहूरी गवर्नमेंट आ गई, जमहूरी हुकूमत आ गई, न्यू गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि न्यू गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि इससे पहले वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्ट तक ही महदूद थे। तो क्या हुआ, न्यू गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट कर दिया। क्या अपॉइंट किया, उन्होंने उसे टॉप डिप्लोमेट के तौर पर अपॉइंट किया। ठीक है, उन्हें न्यू गवर्नमेंट ने टॉप डिप्लोमेट के तौर पर अपॉइंट किया और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें सेक्रेटरी ऑफ वॉर बना दिया गया। उन्हें सेक्रेटरी ऑफ वॉर बना दिया गया और उसके बाद वो मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक मिशन पे जाते रहे, मुख्तलिफ स्टेट्स को उन्होंने विजिट किया, वहाँ की उनकी फॉरेन पॉलिसी दिखी, उनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दिखा, उनको बड़े गहरे तरीके से उनके हुकूमती निज़ाम का जायजा लिया। अब क्या होता है कि 14 साल 14 इयर्स तक उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिप्लोमेसी की, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर की पोजीशन संभाली, काफी एक बड़े ओहदे तक रहे। उसके बाद क्या हुआ कि 14 इयर्स के बाद उनकी लाइफ में फिर से चेंज आ गया। वो क्या हुआ कि जो मेडिसी गवर्नमेंट थी, ओल्ड गवर्नमेंट थी, वो वापस आ गई, रिटर्न ऑफ ओल्ड गवर्नमेंट। फिर से वो वापस आ गई, रिपब्लिकन्स को हटा दिया गया। अब क्या हुआ कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि जो लोग जो ऑफिशियल्स नई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे उनको क्या किया, उनको अपने ओहदे से एलिमिनेट किया गया, उनको अपने ओहदे से हटाया गया। तो जाहिर सी बात है इन्हें भी डिप्लोमेट या सेक्रेटरी ऑफ वॉर किसने अपॉइंट किया था, रिपब्लिकन न्यू गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। तो जिसकी वजह से वो भी जद में आ गए और इन्हें क्या किया गया, इन्हें अपने ओहदे से हटा लिया गया और उसके साथ ही इन्हें जेल में इम्प्रिजन किया गया, जेल में डाला गया। लगभग 3-4 महीनों तक वो जेल में रहे। फिर उसके बाद उन्हें एक कंडीशन पे रिहा कर दिया गया कि वो आइंदा से पॉलिटिक्स में, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि उनसे फोर्स रिटायरमेंट ली गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाकी जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ थी उन्होंने क्या रिटायरमेंट में गुजारी और उसके अलावा अपने कुछ बुक्स लिखे। तो अगर बुक्स की बात करें तो उनके जो दो मेन बुक्स हैं, एक है द डिस्कोर्सेस और एक है द प्रिंस। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में वैसे तो मुख्तलिफ बुक्स लिखे, लेकिन जो उनके दो अहम फेमस बुक्स हैं वो हैं
द डिस्कोर्सेज और द प्रिंस। द डिस्कोर्सेज में उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया है, उनको चलाने का तरीका या कैसे होता है उसको पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया है। और द प्रिंस में उन्होंने डिस्कस किया है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और उसके अलावा उन्होंने डिस्कस किया उसमें उन्होंने प्रिंस को, रूलर्स को एडवाइसेस दी हैं कि उसको अपने खुद को पावरफुल कैसे बनाया जाए, स्टेट को पावरफुल कैसे बनाया जाए। अच्छा, बायो के बाद हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी पे, यानी कि उन्हें इस थ्योरी देने की जरूरत क्यों पड़ गई, या उन्होंने अपना जो बुक लिखा द प्रिंस, जिन्होंने उसमें रूलर को, मोनार्क को जो एडवाइसेस दी थी उन्हें क्या जरूरत पड़ गई। तो अगर हम देखें कि उनके दौर से पहले जो ग्रीक का टाइम था, ग्रीक का एरा था, वो एक नॉलेज वाला एरा था, एक जिसमें यह कहते हैं कि रीजनिंग वाला एरा था, जिसमें जो फिलोसोफर थे उन्होंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने फैक्ट्स पे बात करना शुरू कर दी थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीक ने क्या किया कि नॉलेज की फाउंडेशन दी। हम कह सकते हैं कि ग्रीक जो थे उन्होंने क्या किया, नॉलेज का बुनियाद डाला उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि काफी टाइम के बाद, कुछ सदियों के बाद क्या आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई। ईसाइयत आ गई। अब क्या हुआ कि ईसाइयत आ गई, तो ईसाइयत में क्या था कि उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि फिर क्या हुआ कि लोगों ने रीजनिंग करना छोड़ दिया और लोगों ने ब्लाइंड फेथ को आगे कर दिया, यानी कि अंधा यकीन, अंधी तकलीद करना उन्होंने शुरू कर दी। मजहब की, जो भी मजहब की तरफ से, जो भी पोप्स की तरफ से, जो भी चर्च की तरफ से उन्हें कहा जाता, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जो इसे हम कहते हैं डार्क एजेस। डार्क एजेस यानी कि कौन सी, जिसमें लोगों ने रीजन को पीछे कर दिया, जिसमें लोगों ने क्वेश्चनिंग को पीछे कर दिया, जिसमें लोगों ने नॉलेज को पीछे कर दिया, और किसको आगे कर दिया, ब्लाइंड फेथ को, यानी कि अंधी तकलीद को, अंधे यकीन को आगे कर दिया, रिलीजन को आगे कर दिया, हर चीज को खुदाई हुक्म समझ लेने लगे। हम उन्हें कहते हैं डार्क एजेस, उस टाइम को कहते हैं। अब क्या हुआ कि इसी डार्क एजेस के दौरान जो चर्च थे और जो रूलर्स थे, उन्होंने आपस में अलायंस बना लिया, आपस में इत्तेहाद कर लिया। इसकी वजह क्या थी कि लोग चर्च की तो बात मानते थे लेकिन रूलर्स की बात नहीं मानते थे। अब क्या था, चर्च के पास क्या था, रिलीजन का, तो उनके पास वेपन था, एज हथियार के तौर पर वो उसको यूज करते थे, और रूलर्स के पास दौलत थी। तो अब उन्होंने क्या किया, आपस में एक अलायंस क्रिएट कर ली। अब क्या होता कि चर्च को क्या इससे फायदा हुआ, चर्च को मिली वेल्थ, मिली प्रॉपर्टी, मिली, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐलान कर दिया, दे प्रोक्लेम दैट रूलर अ मोनार्क इज मोनार्क हैज डिवाइन राइट टू रूल, यानी कि एक बादशाह के पास खुदा की तरफ से हुक्म है कि वो लोगों पे हुकूमत करे, यानी कि जो बादशाह है वो खुदा की तरफ से एक भेजा गया हुआ बंदा है जो लोगों पे हुकूमत करने के लिए आया है। तो अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि लोगों ने जो थोड़े बहुत क्वेश्चनिंग करते थे, जो थोड़े बहुत रीजनिंग करते थे, उन्होंने वो भी बंद कर दी और उन्होंने बादशाह का हुक्म मानना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि उनके पास अथॉरिटी आ गई, रूलर्स के पास। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसका ब्रूटल वे में उसका यूज करना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, उनका प्रॉपर्टी छीननी शुरू कर दी, उनका रेप करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके साथ चर्च भी जो था वो भी अपना पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया। तो इससे क्या हो गया कि जो मेन पावर थी वो किसके पास थी, चर्च के पास, लोगों की जो ताकत थी, क्योंकि लोग किसका कहना मानते थे, चर्च का। चर्च ने ही उन्हें कहा था कि जो बादशाह है वो खुदा की तरफ से भेजा गया एक बंदा है। तो असल पावर किसके पास थी, चर्च के पास थी। जो स्टेट थी हमारी वो जस्ट क्या थी, एक चर्च की एक स्लेव बन चुकी थी, एक गुलाम बन चुकी थी, यानी कि जो असल पावर थी वो चर्च के पास थी। और जो रूलर भी थे वो पावर के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते थे, उसके ऊपर, चर्च के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा क्या था कि वहां पे जो इटली थी, इटली की 6 स्टेट्स थी उस टाइम, और वो 6 की 6 स्टेट्स आपस में डिसयूनाइट हुई थी, आपस में अलहदा हो चुकी थी, टूट चुकी थी। और उन सब पे क्या था कि
उसका फॉरेन इन्वेजन का खतरा था। अब इसने क्या देखा कि आहिस्ता आहिस्ता अब जब लोग रूलर्स का, मोनार्क का जुल्म बढ़ने लगा, तो उससे क्या हो गया कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी, फिर से रीजनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि खुदा इतना जालिम नहीं हो सकता कि उसका अपना ऐसा बंदा भेजे जो लोगों पे जुल्म करता है, लोगों का माल खाता है, उनसे रेप करता है। ठीक है, तो लोगों ने जब क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दी, हम उस पीरियड को कहते हैं रेनेसांस। रेनेसांस एरा कहते हैं हम इसको। तो ये कौन सा एरा है, या हम इसे एनलाइटमेंट भी कहते हैं, यानी कि वो एरा जिसमें लोगों ने फिर से नॉलेज को आगे कर दिया और ब्लाइंड फेथ को पीछे कर दिया, लोगों ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दी। तो ये जो थे निकोलो मैकियावेली थे, वो कौन से एरा में थे, जब हमारा रेनेसांस एरा यानी कि एनलाइटमेंट एरा, जिसमें लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता फिर से नॉलेज को आगे कर दिया, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया, उनके रूलर्स के डिवाइन पावर पे उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि इनके पास खुदाई हक नहीं है। तो उस एरा को हम कहते हैं रेनेसांस एरा। तो क्या है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पहले तो वो रेनेसांस एरा में थे, और उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो इटली की 6 स्टेट्स थी वो आपस में डिसयूनाइटेड थी। डिसयूनाइटेड क्यों थी? क्योंकि चर्च जो था वो क्या कहता था कि वो उनको आपस में यूनाइट नहीं होने दे रहा था, क्योंकि अगर वो यूनाइट हो जाती तो ऑब्वियसली क्या होता कि चर्च की पावर खत्म हो जाती। तो क्या था कि निकोलो मैकियावेली ने ये समझ लिया कि जो हमारी कंट्री की जो इटली की जो इसकी जो बैकवर्डनेस है, जो इसका डिसयूनाइटेड है, वो किस वजह से है? चर्च की वजह से, रिलीजन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। तो ये था उसका थ्योरी का कंटेक्स्ट, जिसकी वजह से उसे ये थ्योरी देने की जरूरत पड़ गई। कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी के बाद हम आते हैं उनके बुक द प्रेस पे, जिसमें उन्होंने अपनी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखी और जिसमें उन्होंने प्रेस को, रूलर को एडवाइस दी थी। अच्छा, अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें, अगर हम इसका जायजा लें कि उसने ये बुक, अच्छा और रीजन देखें कि उसने ये बुक क्यों लिखी, तो पहला रीजन ये था कि जो थी चर्च की मोनोपोली थी वो बढ़ चुकी थी, यानी कि चर्च की जो पूरी जो रियल पावर थी किसके पास थी? चर्च के पास थी, पोप्स के पास थी। और वो क्या करते थे, जो हमारा रूलर होता था, मोनार्क था, वो उन पे डिपेंड करता था पावर के लिए कि चर्च उनको सपोर्ट करे पीछे से, कि उन्हें बताया, लोगों को कहे कि ये एक डिवाइन रूलर है, तब ही लोग उनकी बात मानेंगे। तो क्या थी रियल पावर किसके पास थी? चर्च के पास थी। जिसकी वजह से क्या था कि चर्च क्या करता था कि इटली की मुख्तलिफ स्टेट्स को आपस में यूनाइट नहीं होने दे रहा था। वो कौन सा डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से वो उनको एक साथ नहीं होने दे रहा था। और उसके अलावा क्या था कि वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता था। कौन? निकोलो मैकियावेली अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता था, किसके लिए? कि मेडिसी फैमिली जो थी उनके लिए, कि मैं आपके साथ लॉयल हूं। उसके लिए उसने क्या किया, उसने प्रिंस को, उसने रूलर को एडवाइसेस दी कि कंट्री को, स्टेट को कैसे चलाया जाए, उसको गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाए। अच्छा, अगर हम इसकी बुक की बात करें तो इसके बुक पे उसने ये नहीं बताया कि स्टेट कैसे बनती है। इसने जैसे हमें उसने प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने पीछे बताया था कि स्टेट कैसे बनती है, आइडियल स्टेट कौन सी होती है, इसने ये नहीं बताया। इसने क्या बताया कि गवर्नमेंट को चलाना कैसे, स्टेट को चलाना कैसे। तो हम इसे कहते हैं, हम इसके बुक को कह सकते हैं कि ये क्या है? आर्ट ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट चलाने का आर्ट है, हुनर है कि गवर्नमेंट को चलाया कैसे जाए। और इस बुक में उसने बताया है कि क्या, उसने बताया कि पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स क्या होती है, और उसमें उसने ये बताया है कि एक कंट्री को, एक स्टेट को पावरफुल कैसे बनाना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि उसने बेस किस चीज को बनाया अपनी थ्योरी में, अपने बुक में स्टार्ट किस चीज से लिया है? उसने ह्यूमन नेचर को उसने बेस बनाया है, उस पर ही उसने अपने आगे चल के उसने अपनी थ्योरी डेवलप की है। वो कहता है कि ह्यूमन बाय नेचर क्या है? लायर है, गिरीडी है, फिकल है। उसका क्या है, ह्यूमन के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है कौन सा है? ऑप्टिमिस्टिक है, मायूसी वाला है। वो कहता है कि जो सारी की सारी खराबियां इंसान के फितरत में है,
वो क्या है, झूठा है, वो क्या है, धोखेबाज है, वो क्या है, एक लालची है, उसमें एक फितरत बने है, वो चालाक है, यानी कि सारी की सारी खराबियां क्या है उसके नेचर में है। तो उसी नेचर को रखते हुए, जहन में रखते हुए उसने क्या किया है, अपनी थ्योरी को बनाया है और उसी नेचर के हिसाब से उसने प्रिंस को एडवाइस दिए हैं। वो कहता है कि ह्यूमन को सिर्फ एक ही चीज काबू में कर सकती है, वो क्या है, फियर। द ह्यूमन नेचर इज ड्रिवन बाय फियर एंड ओनली फियर, यानी कि वो सिर्फ एक ही चीज है जिसको जो इसको काबू में रख सकती है, वो क्या है, खौफ है, कि जो उसको एक लॉ को, हर चीज को फॉलो करने में उसको हेल्प करता है, वो क्या है, उसका खौफ है जो उसको काबू में रखता है। तो वो क्या कहता है, ह्यूमन नेचर क्या है, लायर है, ग्रीडी है, फिकल है, सेल्फिश है, यानी कि जो भी जितनी भी हम अगर बुरी बातें, बुरी आदतें कह सकते हैं, वो सारी की सारी क्या कहता है, इंसान नेचर में है। इसी वजह से वो कहता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी गेम है जिसको हम उसूल परस्ती के बुनियाद पर नहीं खेल सकते, यानी कि हम उसको मोरल के हिसाब से नहीं खेल सकते। हम उसको क्या कहते हैं कि हम उसको ह्यूमन नेचर के हिसाब से हमें पॉलिटिक्स को चलाना चाहिए। जैसे ह्यूमन नेचर लायर है, झूठ बोलना है, लालच है, हर चीज है, सेल्फिशनेस है, तो ये सब कहता है पॉलिटिक्स में भी ये सब चीजें जरूरी है। वो आगे के चल के हमें पता चलेगा जो उसने प्रिंस को एडवाइस दी है, रूलर को एडवाइस दी है। अच्छा, उसके बाद वो बताता है टाइप्स ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। वो कहता है कि स्टेट दो टाइप्स की होती हैं, कौन सी, एक रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी कि जमहूरी निजाम जिसमें डेमोक्रेसी हो, ठीक है। अच्छा, रिपब्लिक के बारे में वो कहता है कि मैंने प्रिंस में कहता है कि इसके बारे में मैंने अपने दूसरे बुक द डिस्कोर्सेज में उसको उसके बारे में तफसील से बात की है। इस बुक में वो कहता है कि मैं बात करूंगा किसके बारे में, सेकंड टाइप के बारे में, कौन सी, प्रिंसिपलिटी। प्रिंसिपलिटी क्या होती है, वो गवर्नमेंट, वो स्टेट जिसमें मोनार्की सिस्टम हो, बादशाही का निजाम हो, ठीक है। तो वो कहता है कि अब द प्रिंस में उसने किस चीज के बारे में बात की है, प्रिंसिपलिटी के बारे में बात की है। अच्छा, वो कहता है प्रिंसिपलिटी के बारे में भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। ओल्ड यानी कि वो बादशाही निजाम, यानी कि वो बादशाही हुकूमत जो काफी अरसे से चलती आ रही हो, यानी कि एक बादशाह है वो कई सालों से हुकूमत कर रहा है, या उसके बाद उसकी जो औलाद है वो हुकूमत कर रही है, तो वो कहता है एक ओल्ड होती है और एक न्यू होती है। न्यू कौन सी होती है, जो के मतलब या तो उस बादशाह की जगह पे कोई और नया बादशाह आ गया और जिसने या तो जंग में जीतकर उसको हासिल किया। अब वो कहता है कि जो अगर एक गवर्नमेंट, एक बादशाह निजाम है जो पीछे पहले से चलता आ रहा है, उसके लिए इसको हुकूमत को चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नया बादशाह आता है उसके लिए उस हुकूमत को चलाना, लोगों को अपने काबू में लाना और प्रॉपर तरीके से गवर्न करना उनको, ये उसके लिए मुश्किल है। तो वो कहता है कि जो मेरी जो बुक जो द प्रिंस है वो किसके बारे में है, न्यू प्रिंस के बारे में है, न्यू रूलर के बारे में, जिसने अभी अभी नई स्टेट, नई गवर्नमेंट हासिल की है और वो उसको चलाना चाह रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल काम वही होता है, क्योंकि लोगों के लिए वो एक नई चीज होती है, एक नया बादशाह होता है, लोग उसको उस तरह से नहीं देखते, उस तरह से उसको फॉलो नहीं करते। तो उसकी वो कहता है कि जो मेरी एडवाइस है वो किसके लिए है, प्रिंसिपलिटी, कौन सी प्रिंसिपलिटी, न्यू प्रिंसिपलिटी, यानी कि जो नई हुकूमत, नई बादशाही हुकूमत बनी हो। अच्छा, उसके बाद वो थर्ड पॉइंट हमारी वो कहता है कि नीड फॉर पॉपुलर मोनार्क, नीड फॉर पॉपुलर मोनार्क। अब वो कहता है कि उसने हमें ये बता दिया कि क्या है ह्यूमन नेचर के बारे में उसने हमें बता दिया और टाइप्स ऑफ स्टेट के बारे में बता दिया। तो वो कहता है कि अब जब ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश है, ह्यूमन की नेचर ही है कौन सी, धोखा देना, लालच करना, झूठ बोलना, ठीक है, खुद पसंदी। तो वो कहता है कि इनको रिपब्लिक गवर्नमेंट से नहीं चलाया जा सकता, उनको उनके लिए क्यों क्या है कि जमहूरी निजाम में क्या होता है कि लोगों का नेक होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इफ पीपल विल बी वर्चुअस देन देयर विल बी स्ट्रांग गवर्नमेंट, स्ट्रांग रिपब्लिक गवर्नमेंट। बट क्या था, वो कहता है कि जो इटली के, जो उस टाइम के वहां पे लोग थे, वो कहता है कि वो क्या थे, सेल्फिश थे, लायर थे, ग्रीडी थे। तो उनको चलाने के लिए एक पावरफुल मोनार्क होना चाहिए, एक बादशाह होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट मोनार्क होना चाहिए।
लेकिन मोनार्क कौन सा? पॉपुलर मोनार्क। पॉपुलर यानी कि जो जिसको लोग पसंद भी करें, सिर्फ डरे नहीं, सिर्फ वो उससे डरे नहीं, उससे फियर ना करें और उसको पसंद भी करें, तो वो यानी कि अगर हम इसको कह सकते हैं डेमोक्रेटिक मोनार्क। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इन लोगों को, इटली को फिर से यूनाइट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक पावरफुल, एक एब्सोल्यूट मोनार्क की जरूरत है, एक बादशाह की जरूरत है जो क्या करे? वन एंड ओनली वन सॉवरेन अथॉरिटी हो, किसमें? कंट्री में, स्टेट में, और जो क्या है पूरी सारी स्टेट्स को यूनाइट करके चले और सबको अपने कंट्रोल में करके रखे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विर्तु एंड फॉर्टूना। सो इसने अपनी जब बुक द प्रिंस में उसने दो टर्म यूज किए हैं, कौन से? विर्तु एंड फॉर्टूना। अच्छा, ये विर्चू नहीं है, मोस्टली हम इसको मिसप्रोनाउंस कर देते हैं, विर्चू नहीं है। एक होता है हमारे इंग्लिश में विर्चू, विर्चू जिसका मतलब होता है, जिसकी मीनिंग होती है नेकी। ये क्या है? एक इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है वी2, जिसे हम कहते हैं वी2, जिसकी प्रोनाउंस होती है, एंड फॉर्टूना या फॉर्टूना जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म उसने मोस्टली यूज किए हैं अपने बुक में। तो इसकी थ्योरी को, इसके एडवाइसेस को समझने से पहले इनको समझना जरूरी है। तो अगर वी2 की बात करें तो वो क्या है? वो कहता है वी2 क्या है कि किसी भी रूलर में वो क्वालिटीज, वो एट्रीब्यूट्स जो उसको स्ट्रांग बनाए, जो उसको पावरफुल बनाए, वो कौन सी हो सकती है? वो कनिंगनेस हो सकती है, चालाकी हो सकती है, उसमें डिसिसिवनेस हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है। वो क्या कहता है कि V2 क्या है? सॉरी, V2 क्या है कि वो एट्रीब्यूट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्वालिटीज जो किसी भी प्रिंस को, किसी भी रूलर को, उसकी गवर्नमेंट को चलाने में मदद करे, मेंटेन करने में मदद करे, चाहे न्यू गवर्नमेंट हो या ओल्ड गवर्नमेंट हो, उसको चलाने में मदद करें और उसको पावरफुल रखने में, उसको स्ट्रांग रखने में मदद करें। वो कौन सी, कोई भी क्वालिटीज हो सकती है, वो उसकी चालाकी हो सकती है, वो उसकी अकलमंदी, विजडम हो सकती है, कोई भी चीज, कोई भी क्वालिटी जो उसको ये उसको उसमें पावरफुल करने में, उसके स्टेट को पावरफुल बनाने में हेल्प करती है। और उसके साथ वो क्या कहता है? वो कहता है फॉर्चूना। फॉर्चूना का वही मतलब है फॉर्चून। ठीक है, फॉर्चून जिसे हम किस्मत कहते हैं। वो कहता है कि फॉर्चूना क्या है? वो एक लक है, वो एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि कोई किसी कंट्री ने रूलर के स्टेट पे अचानक से हमला कर दिया। अब वो क्या है? वो एक लक है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो उसको ऐसे ही बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता, बिल्कुल रोक नहीं सकता। और या फॉर एग्जाम्पल अगर जंग चल रही है तो किसी एक उस पे साइड पे क्या हो गया, बारिश आ गई, तो वो क्या कहता है? ये सब ऐसी चीजें क्या है? वो एक लक है, वो एक ऐसी चीजें हैं जो हम आउट ऑफ कंट्रोल है, जो हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि विर्तु एंड फॉर्चूना, इनका आपस में कोरिलेशन है। किसी कोरिलेशन है? वो कहता है कि जो हमारा रूलर है उसमें विर्तु होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटीज होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, वो अच्छा वो कहता है कि जब, अच्छा फॉर्चूना क्या है कि अगर कोई बुरी, जरूर नहीं है कि बुरी चीज आए, कोई उसकी तरफ से हमारे पास कोई चांस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जंग लड़ रहे हैं किसी मुल्क के साथ, किसी कंट्री के साथ, लेकिन हमें उनकी अचानक कोई कमजोरी पता चल जाए या उन पे अचानक कोई ऐसी आफत आ जाए जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाए, तो ये भी क्या है? लक है, किस्मत है। तो वो क्या कहता है कि एक इसमें रूलर में V2 होनी चाहिए। वो क्या है कि अगर फॉर्चूना, अगर कोई ऐसी चीज जो हमारी लक अचानक से आ जाए, अगर वो बुरी चीज है तो वो उसके लिए पहले से ही तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सैलाब आ रहा है तो वो सैलाब को रोक नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता है? उसके इफेक्ट को, उसके जो नुकसान होता है उसको मिनिमाइज तो कर सकता है। और उसी तरह अगर उसको कोई चांस मिल जाए, अगर किस्मत की तरफ से उसको कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसमें वो खुद को पावरफुल बना सकता है, उसको कोई फायदा मिल सकता है, तो वो उस मौके का फायदा उठा सके। तो वो क्या कहता है? ये क्या है? उसकी अपनी क्वालिटीज है, उसकी अपनी एबिलिटी है, उसको हम V2 कहते हैं।
अच्छा, अब हम आते हैं अपनी मेन थ्योरी की तरफ, जिसमें उसने प्रिंस को, रूलर को एडवाइस दी है अपने खुद को, उसको गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के लिए, स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले उसने कौन सा मशवरा दिया है, कौन सा? सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। उसने सबसे पहली जो बात क्या की है वो क्या उसने सबसे पहली बात की है, उसने प्रिंस को एडवाइस दी है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मजहब को सियासत से अलग करना है। वो कहता है कि आपको आपके लिए जरूरी नहीं कि आप पावर हासिल करने के लिए, आप लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए आप चर्च का सहारा लें, पोप का सहारा लें, डिवाइन राइट का सहारा लें। आपके पास लॉ की ताकत है, आपके पास पूरी गवर्नमेंट की ताकत है, आप लॉ बना सकते हैं, आपके पास हर चीज की ताकत है। आप खुद को ऐसे ही बगैर चर्च के पावरफुल बना सकते हैं, बगैर रिलीजन के पावरफुल बना सकते हैं। तो आपको चर्च पे, आपको रिलीजन पे, पोप्स पे डिपेंड करने की नीड नहीं है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने क्या कहा कि उसने कहा कि रिलीजन को सियासत से अलग करना चाहिए। इसीलिए हम इसे कहते हैं फादर ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, यानी कि इसने सेक्युलरिज्म का बुनियाद डाला कि मजहब और सियासत जो है एक अलग अलग डोमेन है। ठीक है, और उसके बाद उसने दूसरी बात क्या किया कि सबऑर्डिनेट चर्च टू स्टेट। उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि इस वक्त जो रियल पावर है वो किसके पास है, चर्च के पास है। और रूलर जो है, मोनार्क, प्रिंस जो है, वो अपनी पावर के लिए किस पे डिपेंड करता है, पोप पे डिपेंड करता है, पादरी पे डिपेंड करता है कि वो उसके लिए ऐलान करे कि ये खुदा की तरफ से भेजा गया हुआ बंदा है आपके हुकूमत करने के लिए। तभी लोग उसकी बात मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि उसने क्या, यानी कि अपर हैंड किसके पास था, चर्च के पास। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले दूसरा काम क्या करना चाहिए प्रिंस को, कि चर्च को जो है स्टेट का सबऑर्डिनेट बनाया जाए, यानी कि स्टेट ऊपर होनी चाहिए, चर्च उसके अंडर में होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर कोई भी दोनों में अगर में कोई झगड़ा होगा, तो अपर हैंड किसके पास होगा, बात किसकी सुनी जाएगी, स्टेट की, ना के चर्च की, ना के रिलीजन की। क्योंकि इस वक्त, अच्छा इससे क्या होगा, दूसरी बात सेपरेशन और सबऑर्डिनेशन से क्या होगा, क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ उनके उस टाइम पे फ्लोरेंस में क्या चल रहा था, मुख्तलिफ मजहबी गुरुओं के दरमियान आपस में लड़ाई चल रही थी, सेक्ट्स के दरमियान। तो उससे क्या होता कि अगर स्टेट की बात, स्टेट ऊपर आ जाती, चर्च उसके सबऑर्डिनेट आ जाती, तो क्या होता था कि उनका इतना इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता पोप्स का। तो इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी भी आ जाती। तो उसने पहली एडवाइस किया थी प्रिंस को कि आप मजहब को सियासत से अलग कर दें, दूसरा चर्च को रियासत का ताबेदार बना दें। तीसरी उसने क्या एडवाइस दी, सेपरेट एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये जो इसकी मेन पॉइंट है जिसकी वजह से उस पर तनकीद भी की जाती है। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इथिक्स यानी कि जो इखलाक, हमारे मोरल होते हैं कि एक चीज हमारे लिए अच्छी है, एक चीज, ये चीज हमारे लिए बुरी है, ये काम हमारे लिए करना अच्छा है, ये काम हमारे लिए करना बुरा है। और ये हमें कैसे पता चल जाता है, कुछ हमारे उसमें मजहब में हमें बताया जाता है, हमारी बुक्स में लिखा होता है, हमें मुख्तलिफ एथिक्स, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स, मोरल्स फॉलो करने होते हैं। वो कहता है कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, इथिक्स एक अलग चीज है। पॉलिटिक्स में आप एथिक्स यूज नहीं कर सकते, उसमें आप अखलाकियात में नहीं चल सकते, उसमें आप उसूलों पे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उसने हमें पहले ही ह्यूमन नेचर के बारे में बता दिया है कि ह्यूमन नेचर क्या है, वो एक सेल्फिश, ग्रीडी, लायर है। तो वो कहता है कि इंसानों को उसूलों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि आप पॉलिटिक्स में, वो प्रिंस को एडवाइस देता है कि आप अखलाकियात से हटकर जो भी चीज स्टेट के लिए फायदे वाली है, जो भी काम, फिर चाहे अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, आपको वो करने की इजाजत है, आप उसको करने के लिए फ्री है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को अपनी रियासत को बेहतर बनाने के लिए अगर किसी को धोखा देना पड़े, अगर किसी से झूठ बोलना पड़े, तो अगर किसी को कत्ल करना पड़े, तो आपको उसको कत्ल करने की इजाजत है, लेकिन क्या वो चीज रियासत के फायदे के लिए हो, अपने फायदे के लिए नहीं। यहाँ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जो फायदा हो, जो इसमें बेनिफिट हो, वो किसको मिले, स्टेट को मिले, प्रिंस को पर्सनल गेन ना मिले। तो क्या कहता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में
स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए कोई भी चीज करना पड़े, मर्डर करना पड़े, या आपको किसी की प्रॉपर्टी छीननी पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी से झूठ बोलना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको वो सब करने की इजाजत है। आप उसको उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आपको मोरल्स, आपको प्रिंसिपल्स, आपको इथिक्स को फॉलो करने की नीड नहीं है। अच्छा, फोर्थ बात वो क्या कहता है, वो कहता है, अच्छा वो कहता है कि जो मोरलिटी है, जो इथिक्स है, वो प्रिंस के लिए अलग है, पब्लिक के लिए अलग है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये नहीं कहता कि अगर प्रिंस को एथिक्स पे नहीं चलना तो पूरी की पूरी रियासत को एथिक्स पे नहीं चलना चाहिए। वो कहता है कि प्रिंस को वो एथिक्स जो अगर उसके रियासत के अगेंस्ट आ रहे हैं तो उसको भले उसको खत्म कर देना चाहिए, उस पर अमल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सच बोलना उसकी रियासत के लिए नुकसानकार है तो उसको झूठ बोलने की इजाजत है। लेकिन वो कहता है कि जो आम पब्लिक है उनको एथिक्स पे जरूर चलना चाहिए, उनके लिए मोरलिटी इसेंशियल है। क्योंकि अगर वो मोरली अच्छे होंगे तो क्या होगा कि वो उसको रूल्स जो होंगे, रेगुलेशन जो होंगे, उनको प्रॉपर फॉलो कर सकेंगे और इससे मुल्क जो होगा तरक्की कर सकेगा। लेकिन जो मोरलिटी पब्लिक के लिए है वो प्रिंस के लिए नहीं है। प्रिंस के लिए क्या है कि जो मोरालिटी अगर उसको रियासत को नुकसान दे रही है तो उसको फॉलो करने की नीड नहीं है। वो मोरालिटी के, वो इथिक्स के, वो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा सकता है, कोई भी फैसला कर सकता है, कोई भी बुरे से बुरा काम कर सकता है, झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है। जो जो चीज जो उसके लिए रियासत के लिए, उसके लिए फायदेमंद हो, वो हर वो काम कर सकता है। पांचवी एडवाइस वो देता है प्रिंस को, कौन सी देता है, प्रिंस must be feared as well as respected। वो कहता है कि जो प्रिंस है वो उसे, लोगों को उससे डरना भी चाहिए और उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं फियर वर्सेस लव। अच्छा, वो कहता है कि सबसे अच्छा तो ये है कि फियर भी हो लोगों में और लव भी हो। लेकिन वो कहता है कि ये बहुत रियर है, बहुत ही एक आइडियल चीज है कि दो लोग दोनों काम ही करें, डरे भी और मोहब्बत भी करें। तो वो कहता है अगर कोई एक चीज चूज करनी पड़ जाए फियर और लव में से, तो प्रिंस को कौन सी चीज चूज करनी चाहिए, फियर। वो कहता है कि अगर हम किसी से लव करते हैं तो हम उसको इतना, वो क्या कहते हैं, हम उसकी इतनी बात नहीं मानते, क्योंकि हमें उससे डर नहीं होता कि अगर हमने कोई गलती कर दी तो क्या है, वो हम उससे लव करते हैं, वो हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें फियर हो तो हमें क्या होगा कि कोई भी अगेंस्ट द लॉ काम करने से, कोई भी ऐसा बुरा काम करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगले से डर लगता है। तो वो क्या कहता है कि बेहतर है कि लोग प्रिंस से मोहब्बत करने के बजाय उससे डरें। लेकिन साथ कहता है कि वो रेस्पेक्ट भी करें। रेस्पेक्ट की यानी कि प्रिंस को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे लोग उसकी इज्जत करना छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, कि बिल्कुल ही उनके इज्जत पे हाथ डालना शुरू कर दे, उनका रेप करना शुरू कर दे, या उनकी फैमिलीज पे सप्रेस करना शुरू कर दे। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद क्या है कि लोगों में उसका डर कायम हो। क्योंकि याद हो कि हमने ह्यूमन नेचर में उसने क्या बताया कि लोग सिर्फ किस चीज से ह्यूमन नेचर ड्रिवन करती है, फियर से, डर से चलती है। लोग सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वो कहता है कि अगर आपको खुद को पावरफुल बनाना है, अगर आपको अपनी रियासत को पावरफुल बनाना है, तो आपको क्या करना होगा कि लोगों में अपना डर कायम रखना होगा, फियर कायम रखना होगा, और उसके अलावा अपनी रेस्पेक्ट भी कायम रखनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो एडवाइस देता है प्रिंस को, वो कौन सी देता है,
वो कहता है कि प्रिंस शुड बी कनिंग लाइक अ फॉक्स एंड ब्रेव लाइक अ लायन, यानी कि एक रूलर को, एक प्रिंस को क्या होना चाहिए, एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और एक शेर की तरह बहादुर भी होना चाहिए। यानी कि अगर उसको खुद को पावरफुल रखना है, अपनी स्टेट को पावरफुल बनाना है, तो ये दो क्वालिटीज हैं वो उसमें होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहता है कि एक, अच्छा क्या होता है कि एक फॉक्स में, एक लोमड़ी में क्या होती है, उसमें बहुत सी चालाकी होती है। वो क्या करती है कि खतरे को देख लेती है दूर से ही। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जाल बिछा हुआ है, तो अगर वो क्या कहती है कि उसको चालाकी से उसको समझ जाती है, उसमें क्या होता है कि फार साइटेडनेस होती है, दूरंदेशी होती है, जिसकी वजह से वो उससे पहले ही बच जाती है। और तो और उसके अलावा क्या होता है कि लायन में क्या होता है कि स्ट्रांग होता है, वो बहादुर होता है, जिसकी वजह से अगर उस पर कोई रिस्क आ जाए तो वो उससे उसको खत्म कर देता है। तो वो क्या कहते हैं कि इसमें दोनों क्वालिटीज होना चाहिए, एक नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ चालाक हो और उसमें कोई ताकत ना हो, कोई स्ट्रेंथ ना हो, ब्रेवरी ना हो, उसकी चालाकी का कोई फायदा नहीं। क्योंकि सिर्फ फॉक्स अगर थोड़ा बच तो सकती है, लेकिन अगर उसमें हमला हो गया तो वो उसको अपना बचाव नहीं कर सकती। और इसी तरह एक शेर जो है वो एक ताकतवर तो है, बहादुर तो है, लेकिन उसके पास वो माइंड नहीं है कि वो किसी के हमले से अपना बचाव चालाकी से कर सके। तो वो क्या कहता है कि दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, क्वालिटीज। तो एक प्रिंस में दोनों ही क्वालिटीज होनी चाहिए। वो एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यानी कि अगर उसको कोई डिसीजन लेना है, उसको के अगर रियासत के लिए अच्छे के लिए कोई फैसला लेना है, तो उसमें वो चालाकी से फैसला कर सके, धोखा दे सके। क्योंकि लोमड़ी मशहूर किस चीज के लिए, धोखे के लिए। तो वो कोई भी फैसला कर सके, और उसके अलावा उसमें बहादुरी भी होनी चाहिए कि वो अपने फैसले पे अमल करवा सके। और उसके अलावा उससे क्या होगा, ब्रेवरी से इससे क्या होगा कि उसमें लोगों का उसमें डर भी बना रहेगा। नेक्स्ट एडवाइस जो उसने प्रिंस को दी वो थी प्रिफर कॉमन पीपल ओवर एलाइट्स। अच्छा, ये क्यों कहा उसने? अच्छा, वो बताता है कि स्टेट में जो है वो दो क्लासेस है मोस्टली। एक है इलाइट्स जो सबसे अपर लेवल के हैं, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है, जो उसके रूलर के ज्यादा करीब है। और एक वो है कॉमन पीपल, आम लोग, आम आदमी, जिनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है और उनको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने खाने की फिक्र है। तो वो कहता है कि प्रिंस को इन दोनों में से किसी एक के ऊपर अपनी पावर को बेस रखना पड़ेगा। अपनी पावर के लिए किसी एक ग्रुप पे डिपेंड करना पड़ेगा, एक ग्रुप को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। तो उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। वो कहता है कि एलाइट्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज ग्रीडी फॉर द पावर। वो हमेशा उनके अंदर में एक पावर की लस्ट होती है, पावर की लालच होती है, और वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अगर रूलर उनके अगेंस्ट जाएगा, अगर उनको अपना पावर का यूज नहीं करने देगा, तो वो क्या करेंगे, उस रूलर के खिलाफ, प्रिंस के खिलाफ कंस्पायरेसी कर सकते हैं, कंस्पायर कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो क्या वो कहता है कि सबसे पहले आपको तो ये करना है कि एलाइट्स के ऊपर अपनी नजर रखनी है, एलाइट्स को कंट्रोल में लाना है, उनको उनके पावर को मिस यूज नहीं करने देना। फिर वो कहता है कि दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, उनको पावर से, उनको वेल से, उनको किसी और चीज से, पॉलिटिक्स से इतना फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस क्या है, ऑल दे वांट इज टू जस्ट लिव अ पीसफुल लाइफ। वो एक अमन वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। एंड दे डू नॉट वांट टू बी सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड। वो अपने ऊपर जुल्म नहीं चाहते, वो अपने ऊपर कोई ज्यादती नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सिंपल लाइफ और पीसफुल लाइफ चाहते हैं। तो वो कहता है कि अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, जाहिर सी बात है किसी एक पे पहले तो दोनों को मैनेज करना है। अच्छा, उनके लिए, कॉमन पीपल के लिए मोस्टली क्या, उनके लिए उनकी रेस्पेक्ट मैटर करती है और उनके लिए सिंपल लाइफ मैटर करती है। तो वो कहता है कि आपने पहले तो दोनों को मैनेज करना है, कि एलाइड्स को कंस्पायरेसी नहीं करने देना, एलाइड्स को उनके पावर का मिसयूज नहीं करने देना, ठीक है। और उसके अलावा वो क्या है कि कॉमन पीपल को भी, उनको मतलब उनकी नीड्स जो है उनकी पूरी करना, और उनकी रेस्पेक्ट, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ऑनर का ख्याल रखना। और उसके बाद अगर चूज करना पड़े आपको किसी एक में से, तो किसको चूज करना है, आपने कॉमन पीपल को, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, उनको अपनी पावर बनानी है। क्योंकि अगर आप उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो वो आपके साथ
आपको आपके स्टेट को पावरफुल बनाने में आपका साथ देंगे। नेक्स्ट जो एडवाइस वो देता है प्रिंस को, वो कौन सी देता है? पब्लिक इमेज एंड परसेप्शन। वो कहता है कि मैंने आपको ये तो बता दिया, आपको इस चीज से तो आजाद कर दिया कि आप मोरल्स के, आप मोरलिटी के, आप एथिक्स के बाउंड नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा फैसला कर सकते हैं जो एथिक्स के खिलाफ है, अखलाकियात के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना इमेज भी वैसा ही रखें। वो कहता है कि लोगों के सामने आपका एक गुड इमेज होना चाहिए। दे मस्ट कंसीडर यू इज अ बेटर मैन, इज अ गुड मैन। कि वो समझे कि जो हमारा प्रिंस है, जो हमारा रूलर है, वो एक नरम दिल है, एक अच्छा इंसान है। लेकिन आपने क्या करना है कि मतलब ये फैसले जो करने हैं अपनी मर्जी से ही करने हैं। स्टेट की बेटरमेंट के लिए जो भी आपको डिसीजन लेना पड़े आप ले सकते हैं, लेकिन साथ ही में वो कहता है कि आपको अपना पब्लिक इमेज अच्छा बनाना है। ये नहीं है कि पब्लिक आपसे सिर्फ और सिर्फ डरती रहे, या पब्लिक बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, या पब्लिक आपके मतलब वीकनेसेस को पता हो। तो अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी एक पब्लिक इमेज बनानी है, एक अच्छी इमेज बनानी है कि लोगों के लिए आप एक आइडियल हो, लोग आपको फॉलो करें और आपकी बात माने। तो वो कहता है कि किस आपके लिए, एक प्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पब्लिक में एक अपनी अच्छी इमेज और साथ में तो एक स्ट्रांग होने की इमेज के पब्लिक को पता हो कि जो हमारा प्रिंस है वो एक स्ट्रांग है, ब्रेव है, और उसके साथ उनके दिल में आपके लिए एक खौफ का तस्वर भी हो, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसने पीछे हमें बता दिया कि फेयर और रेस्पेक्ट दोनों होनी चाहिए। तो इसीलिए वो कहता है कि पब्लिक इमेज का भी हमें प्रिंस को अपने को ख्याल रखना होगा और उसको मेंटेन रखना होगा। उसके बाद वो एडवाइस देता है मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में। वो कहता है कि अच्छा रूलर वो है कि वो वार के लिए, जंग के लिए हर वक्त तैयार रहे, इवन ड्यूरिंग पीसफुल टाइम्स, यानी कि इवन जब अमन हो, जब जंग की सूरत हाल ना हो, तब भी वो क्या करे, प्रिंस हमेशा जंग के लिए तैयार रहे, यानी कि अपनी आर्मी को प्रिपेयर करता रहे, अपने वेपन्स बनाता रहे और अपने मतलब क्या अपनी फौजी कुवत को बढ़ाता रहे। ये ना हो कि अगर अमन हो गया है तो वो आराम से सुकून से बैठ जाए और अचानक से कहीं दुश्मन हमला कर दे। तो वो कहता है कि आपको इस चीज का ख्याल रखना है, और उसके अलावा वो कहता है कि आपको न सिर्फ अपनी कमजोरियों को जानना है, यानी कि जाहिर सी बात है अगर आप प्रिंस हैं तो आपको पता होगा कि आपकी रियासत में, आपकी गवर्नमेंट में, आपकी स्टेट में कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिसका आपके एनिमीज आप फायदा उठा सकते हैं। तो वो कहता है न सिर्फ अपनी वीकनेसेस पता हो, बल्कि हमें प्रिंस को एनिमी की वीकनेसेस पता हो कि अगर जंग का टाइम आए तो वो उनका वार में उन वीकनेसेस का फायदा उठा सके, जिससे हम जिस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं V2, जो एक प्रिंस के लिए एक एसेंशियल क्वालिटी होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि पहले क्या कि अगर जंग का टाइम न भी हो तो भी प्रिंस को हमेशा जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा वो एक बात और करता है, वो कहता है डोंट रिलाई ऑन मर्सिनरीज। अच्छा, मर्सिनरीज क्या होते हैं? मर्सिनरीज वो होते हैं जो जिन्हें हम किराए के कातिल भी कह सकते हैं, यानी कि वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पैसों के लिए आपकी तरफ से लड़ते हैं, यानी कि आप उनको पे करते हैं कि हमारी तरफ से लड़े। तो पहले क्या होता था कि मुख्तलिफ जो थे रूलर्स होते थे वो दूसरे कौमों को, कबीलों से लोगों को बुलाते थे पैसों के लिए, वो उनकी तरफ से जंग लड़ते थे। इवन जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था इंडिया में, तो भी क्या था कि जो ब्रिटिश की तरफ से जंग लड़ रहे थे वो भी कौन थे? इंडियन ही थे। वो भी उनकी तरफ से पेमेंट की वजह से ही, पैसों की वजह से ही लड़ रहे थे। ठीक है, तो वह कहता है कि आपने ये काम करना है कि आपने उन मर्सिनरीज पे, उन किराए के लोगों पे, किराए की फौज पे भरोसा नहीं करना। आपने अपनी फौज बनानी है, अपने सिटीजन्स की फौज बनानी है। उससे क्या होगा कि एक तो उनमें
कि वो आपको धोखा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अगर एक किराए की फौज आपके लिए काम कर रही है, तो अगर उसको दूसरी तरफ से ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफ जाएगी। तो क्या होगा कि एक तो जब आप अपनी फौज बनाएंगे तो उनके लिए आपके दिल में उनकी दिल में आपके लिए एक तो दिली मोहब्बत होगी, और आपकी रियासत के लिए भी एक जज्बा होगा, एक नेशनलिज्म का स्पिरिट होगा उन लोगों में, क्योंकि वो उनकी अपनी रियासत होगी। तो उनको मतलब ये है कि वो आपको धोखा नहीं दे सकेंगे, आपसे दगाबाजी नहीं कर सकेंगे। तो ये थी उसने कुछ इसकी एडवाइसेस जो उसने अपनी पूरी उसमें द प्रिंस बुक में उसको दी थी, रूलर को। अच्छा, एडवाइसेस प्रिंस को जो उसने एडवाइसेस दी हमने पढ़ ली, उसकी थ्योरी पढ़ ली हमने। तो अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं उसकी थ्योरी को, कि उसने अपनी थ्योरी में मेन पॉइंट्स क्या बताई हमें। सबसे पहले उसने ये बात की कि पावर इज अल्टीमेट गोल, कि एक प्रिंस की जो असल मकसद है, असल गोल है, वो क्या है, पावर हासिल करना, टू गेन पावर, टू गेन इन्फ्लुएंस, टू बी स्ट्रांग। और उसके लिए उसे कोई भी अगर काम करना पड़े, अगर कोई भी अगर उसे अखलाक मॉरल्स के खिलाफ काम करना पड़े, एथिक्स के खिलाफ काम करना पड़े, कोई भी डिसीजन बैड और गुड लेना पड़े, तो वो ले सकता है, क्योंकि उसका गोल क्या है, पावर है। और उसके अलावा पावर से उसके बाद उसका गोल क्या है, उसके बाद पावर से वो करेगा क्या, वो एक पावरफुल स्टेट बनाएगा। याद रहे कि ये पावर प्रिंस के अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं है, ये पावर है किसके लिए, प्रिंस के लिए, कि वो अपनी स्टेट को पावरफुल बना सके। अच्छा, उसके बाद उसने हम इसे कहते हैं फादर ऑफ सेक्युलरिज्म। क्यों? क्योंकि इसने सेक्युलरिज्म की बुनियाद डाली। उसने कहा सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको फादर ऑफ सेक्युलरिज्म भी कहते हैं। हम इसे इसने और क्या किया, नेशन स्टेट की बुनियाद डाली, यानी कि इससे पहले नेशन स्टेट का कोई तस्वुर नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। उसने क्या किया कि उसने नेशन स्टेट की बुनियाद डाली। उसने कहा कि इटली को यूनाइट होना चाहिए, एक स्टेट बन के रहना चाहिए। तो उससे ये हुआ कि उसने नेशन स्टेट का तस्वुर दिया। उसके बाद उसने नेशनलिज्म की भी बुनियाद डाली। क्यों? क्योंकि उसका मकसद क्या था द प्रिंस लिखने का, एक तो उसने लोग कहते हैं कि उसको ट्रस्ट दिलाना था उनको, मेडिसी फैमिली को। उसके अलावा उसका मकसद क्या था कि डिसयूनाइटेड इटली को फिर से यूनाइट करना है, स्ट्रांग इटली उसका एक पर्पस था। उसके बुक लिखने का मकसद वो चाहता था कि इटली फिर से स्ट्रांग बन जाए और फॉरेन कंट्रीज का या उनका आपस में जो है झगड़ा वो खत्म हो जाए। तो हम इसने नेशनलिज्म की भी बुनियाद डाली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसने रियलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया पॉलिटिक्स में। रियलिज्म यानी कि उसने कहा कि पॉलिटिक्स जो है हम रियल में उसको कैसे कहते हैं। एक तो ये है कि उसने बताया कि पॉलिटिक्स को हम आम उसूलों पे नहीं कह सकते, हम उसमें आइडियल्स जो होते हैं, हमारे मोरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, हम उनकी बिना पर पॉलिटिक्स को नहीं चला सकते। ये ना हो कि हमें अगर हमारा रिलीजन या हमारा अगर ये हमारे मतलब ये कि हमारी कल्चर कहता है कि ये चीज अगर आपके लिए ये चीज आप ये काम अच्छा है, तो अगर पॉलिटिक्स में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि पॉलिटिक्स एक रियल गेम है, तो एक रियल काम है, तो हमें उसमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, आइडियल से दूर जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल एथिक्स से दूर जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो क्या कहते हैं कि उसने पॉलिटिक्स में रियलिज्म इंट्रोड्यूस करवाई। अगर देखा जाए तो आज तक मोस्टली अगर हम दुनिया में देखें तो जो मैकियावेली है या मैकियावेलिज्म पॉलिटिकल थॉट है या द प्रिंस है, उसको फॉलो किया जाता है लीडर्स की तरफ से, मुख्तलिफ रूलर्स की तरफ से। क्यों? पॉलिटिशियन की तरफ से। क्या वजह है उसकी? क्योंकि उसने रियल पॉलिटिक्स के हुनर बताए, उसने आर्ट ऑफ गवर्नेंस बताए। उसने बताया है कि आपको लोगों पे हुकूमत करनी कैसे है, अपनी स्टेट को पावरफुल कैसे बनाना है। तो आज भी लोग इस चीज से, इसके द बुक द प्रिंस से
फायदा उठा सकते हैं। और इवन अगर हम उससे डायरेक्टली अगर उससे ना भी पढ़े, हम इनडायरेक्टली हम मोस्टली अगर पॉलिटिक्स में आज देखें तो आज भी वही हो रहा है। आज भी एक पॉलिटिशियन अपने इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए अच्छे से अच्छा काम, बुरे से बुरा काम कुछ भी कर सकता है और साथ ही में अपनी एक अच्छी इमेज बना के रखता है। तो ये सब क्या है, ये आज से कई सौ साल पहले किसने बता दिया था हमें? मैकियावेली ने बता दिया था। अच्छा, अब लास्ट आते हैं हम इस पे क्रिटिसिज्म पे, कि इसमें तनकीद कौन सी होती है। अच्छा, क्रिटिसिज्म देखें, कॉमन सेंस है इसमें, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले कौन सी होती है कि वो ही इज अगेंस्ट एथिक्स, कि वो एथिक्स के खिलाफ है, वो एथिक्स के बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है। और मतलब ये है कि वो लोगों को धोखा देने का, लोगों को दगाबाजी करने का, लोगों को कत्ल करने का, लोगों को चालाकियां करने का मशवरा देता है, जो कि एथिक्स के खिलाफ है, जो कि अखलाकियात के खिलाफ है। इससे क्या होता है कि लोगों में एक बुरी आदतें जन्म लेती है और लोग बुरे से बुरे बनते जा रहे हैं। तो एक ये इस पे तनकीद होती है। दूसरी जो इसमें तनकीद होती है वो होती है वन साइडेड पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। दूसरी इसमें जो तनकीद होती है कि उसने बताया कि ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश है, एक ग्रीडी नेचर है उनकी, एक सेल्फ इंटरेस्टेड नेचर है इनकी। तो वो कहता है कि लोग कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो बुरी नेचर के हों। आप कुछ लोग अच्छी नेचर के भी होते हैं, ज्यादातर लोग अच्छी नेचर के भी होते हैं, उनमें अच्छाइयां भी होती हैं। कई लोग धोखेबाज नहीं भी होते, कई लोग मोरली अच्छे भी होते हैं। तो वो कहता है कि उसने अपनी थ्योरी को सिर्फ एक नजरिए से बेस बनाकर उसने अपनी थ्योरी पेश कर दी। उसने लोगों के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे, लोगों का दूसरे नेचर की दूसरी साइड नहीं देखी। अच्छा, उसके बाद एक और तनकीद होती है निगलेक्टेड इंडिविजुअलिज्म, कि उसने इंडिविजुअल्स को भूल गया। उसने स्टेट के लिए सिर्फ सोचा, उसने रूलर के लिए सिर्फ सोचा, उसने आम लोगों के लिए नहीं सोचा कि इंडिविजुअल्स के अपने पर्सनल राइट्स क्या होंगे, उनके अपने इक्वलिटी होगी नहीं होगी, उनका जस्टिस का क्या निजाम होगा। उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया और उसको फुल्ली निगलेक्ट कर दिया। उसका मेन फोकस क्या था? स्टेट फोकस था। उसका मेन फोकस क्या था? प्रिंस का पावर फोकस था। तो जिसकी वजह से उसने इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल की लाइफ को, इंडिविजुअल के राइट्स को निगलेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से भी इस पे तनकीद की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर मुझसे समझाने में कोई कमी रह गई हो या आप कोई एडवाइस देना चाहते हो या आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही हो, सो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट। सो यही था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।